हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम अजय पवार। तो लास्ट वाली वीडियो में हमने डिस्कवर सब्सिडी का पूरा टॉपिक किया था। अगर आपको वो वाली वीडियो देखना है तो आप चैनल पे जाकर देख सकते हैं। इसमें हमने डिटेल डिस्क्रिप्शन किया था कि सब्सिडीज फार्मर के लिए इंपॉर्टेंट है या फिर नहीं। और अगर आपको पूरी वीडियो देखना है तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है इंडस्ट्री एंड ट्रेड। आज हम इंडस्ट्री और इंडिया के जो ट्रेड है उसके बारे में जानेंगे। 1950 से 1990 के बीच में क्या क्या चेंजेस आए। Economists have found that poor nation can progress only if they have a good industrial sector. इकोनमिस्ट कहते हैं कि अगर कोई भी पुअर नेशन है जैसे कि इंडिया, अगर उसको प्रोग्रेस करना है तो उसे गुड इंडस्ट्रियल बेस चाहिए। इंडस्ट्री प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट विच इज मोर स्टेबल देन द एम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर। यहाँ पे हमें इंडस्ट्रीज की कैरेक्टरिस्टिक्स दी हो या फिर फीचर कह सकते हो कि इंडस्ट्री क्या करती है, एक ऐसा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करते हैं जो एग्रीकल्चर में जो एम्प्लॉयमेंट है उससे ज़्यादा स्टेबल है। इट प्रमोट मॉडर्नाइजेशन, ये मॉडर्नाइजेशन को ज़्यादा प्रमोट करता है, अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजीज, अच्छे अच्छे इनोवेशन करता है। एंड ओवरऑल प्रोस्पेरिटी, जो प्रोस्पेरिटी होती है, ओवरऑल गुडनेस होती है, उसको भी इंक्रीज करता है। इट इज़ फॉर दिस रीजन दैट 5 year प्लान प्लेस्ड अ लॉट ऑफ एम्फोसाइज ऑन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। तो इसलिए कहा गया है, यही रीजन है कि जो 5 year प्लान है वो ज्यादा एम्फोसाइज कर रहा था, ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा था इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को। आपको पता है फर्स्ट 5 year प्लान था एग्रीकल्चर के ऊपर बेस्ड और सेकंड 5 year प्लान था इंडस्ट्रियल के ऊपर बेस्ड। You might have studied in the previous chapter that at the time of independence the variety of industries were very narrow. आपने इस चैप्टर के जो प्रीवियस चैप्टर था उसमें पढ़ा था कि इंडिपेंडेंस के टाइम पे जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था वो बहुत ज्यादा नैरो था, बहुत ज्यादा छोटा था। लार्जली कन्फाइंड टू द कॉटन टेक्सटाइल एंड जूट, और लार्जली सिर्फ दो इंडस्ट्री थी, मेनली कॉटन टेक्सटाइल मिल्स थी और जूट इंडस्ट्री थी। देयर वर टू वेल मैनेज आयरन एंड स्टील फर्म्स, वहाँ पे दो वेल मैनेज आयरन और स्टील फर्म्स थे एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। एक जमशेदपुर में था और अंदर कोलकाता में था। अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अंडरलाइन कर सकते हैं आप। बट ऑब्वियसली वी नीड टू एक्सपेंड द इंडस्ट्रियल बेस विद द वैरायटी ऑफ इंडस्ट्री इफ द इकोनॉमी वाज टू गो स्लो। ऑब्वियसली अगर हमें और भी ज्यादा एक्सपेंशन करना है, इंडस्ट्रियल बेस को और ज्यादा बढ़ाना है, तो हमें वैरायटी ऑफ इंडस्ट्रीज को एस्टेब्लिश करना होगा अपनी इकोनॉमी में, जिसकी वजह से हमारी इंडस्ट्री जो है वो ग्रो कर सके। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। अब हम बात करेंगे इंडिया के जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट था उसमें पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर का क्या क्या रोल था। द बिग क्वेश्चन फेस द पॉलिसी मेकर्स वॉज दैट what should be the role of the government and the private sector in the industrial development। अब इंडिपेंडेंस के टाइम पे एक बड़ा क्वेश्चन आ गया था कि जो पॉलिसी मेकर्स है उन्होंने सोचा हम किसको ज्यादा रोल दे, गवर्नमेंट को ज्यादा रोल दे या फिर जो प्राइवेट सेक्टर है उसको ज्यादा रोल दे, ताकि वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में हमारी हेल्प कर सके। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट डू नॉट हैव द कैपिटल टू टेक इन्वेस्टमेंट इन इंडस्ट्रियल वेंचर्स रिक्वायर्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी। अब यहाँ पे कहा गया कि हमें गवर्नमेंट सेक्टर की जरूरत क्यों है। तो सबसे पहले तो कहा गया कि जो प्राइवेट जो पर्सन थे उनके पास इतनी कैपिटल, तो यहाँ पे कहा गया जो प्राइवेट पर्सन थे उनके पास इतनी कैपिटल नहीं थी कि जो हमारे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को, इंडिया की इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को और ज्यादा आगे जाके लेके जा सके, मतलब उनके पास कैपिटल की कमी थी। नोर वॉज द मार्केट बिग इनफ टू एनकरेज इंडस्ट्रियलिस्ट टू अंडरगो मेजर प्रोजेक्ट, और मार्केट भी इतनी बड़ी नहीं थी कि मान लो जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट अगर वो कुछ भी पैसा लगाएंगे तो उनसे वो रिटर्न ज्यादा होगा, इवन इफ दे हैव द कैपिटल टू डू। अगर उनके पास कैपिटल भी होती थी तो भी वो ऐसे सोचते थे कि जो मार्केट वो इतनी बड़ी नहीं है, इतने ज्यादा डिमांड नहीं, इसलिए कि अब तो हमारा प्रोडक्ट चलेगा या फिर नहीं। It is principally for these reasons that the government had to play an intensive role in promoting the industrial sector। इसी दो प्रिंसिपल रीजंस की वजह से जो गवर्नमेंट है उसको एक एक्सटेंसिव रोल प्ले करना था इंडस्ट्रियल सेक्टर में। In addition, the decision to develop the Indian economy on socialist line led to the policies of the government controlling the commanding height of the economy। अब इसके साथ साथ अगर इंडियन इकोनॉमी को डेवलप करना है तो उन्होंने सोशलिस्ट को मार्केट को अडॉप्ट किया था। हमें आपको बताया था सोशलिस्ट मार्केट वो मार्केट होती है जिसमें गवर्नमेंट सारी चीजें करती है, सारे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन गवर्नमेंट के होते हैं और वो उन्हीं के हिसाब से सोशल वेलफेयर को मेन एम लेके चलती है। एट द सेकेंड ईयर प्लान पुट इट दिस मीन्स दैट द गवर्नमेंट वुड हैव कंप्लीट कंट्रोल ऑफ दीज इंडस्ट्रीज। अब सेकेंड ईयर प्लान में क्या हो गया कि जो गवर्नमेंट है वो सारी इंडस्ट्रीज को अपने अंदर ले लेगी और तभी उनको डेवलप करेगी, मतलब सभी इंडस्ट्रीज के ऊपर गवर्नमेंट का कंट्रोल होगा। द पॉलिसीज ऑफ द प्राइवेट सेक्टर वुड हैव टू complementary to those of the public sector while the public sector leading the way। अब यहाँ पे क्या हो गया, जो पॉलिसीज थी वो ऐसी बनाई गई थी कि प्राइवेट सेक्टर को सेकेंडरी रोल दिया जाएगा और जो पब्लिक सेक्टर है वो आगे जाके एक लीडिंग रोल प्ले करेगा। मतलब जो पब्लिक सेक्टर है वो तो सारी डेवलपमेंट करेगा और प्राइवेट सेक्टर को सेकेंडरी रोल दिया जाएगा।
अब हमारे पास है इस वीडियो का आखिरी टॉपिक जो है इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956, अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब आया था? 1951 से 1956 तक, जो एग्रीकल्चर के ऊपर बेस्ड था। अब सेकंड 5 ईयर प्लान आया था 1956 से 1961 तक, जो मेनली इंडस्ट्रीज के ऊपर बेस्ड था, और उसके अंदर ये वाला एक्ट पास किया गया था। In accordance with the goal of the state controlling the commanding height of the economy, the Industrial Policy Resolution 1956 was adopted. अब जब स्टेट कंट्रोल कर रहा था इकोनॉमी में पूरी तरह से, जो पब्लिक सेक्टर है वो कंट्रोल कर रहा था पूरी इंडस्ट्रियल बेस को, तो उसके लिए इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन एक्ट 1956 वो अडॉप्ट किया गया। द रिजोल्यूशन फॉर्म्ड द बेसिस ऑफ द सेकंड 5 ईयर प्लान, द प्लान which tried to build the basis of a socialist pattern of the society. अब जो ये रिजोल्यूशन था वो सेकेंड ईयर प्लान में फॉर्म किया गया था, और रेजोल्यूशन क्लासिफाइड इंडस्ट्री इन 3 कैटेगरीज। अब इंडियन पॉलिसी रेजोल्यूशन एक्ट में क्या हो गया था कि जो इंडस्ट्रीज है उनको 3 कैटेगरी में बांट दिया गया था। द फर्स्ट कैटेगरी कंप्राइजेज इंडस्ट्री विच वुड बी एक्सक्लूसिवली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट। अब जो पहली कैटेगरी इंडस्ट्रीज थी उसमें क्या था, वो सारी इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट के द्वारा ओन करी जाएंगी। और सेकंड कैटेगरी में क्या हो रहा था कि पब्लिक सेक्टर उसको फर्स्ट रोल दिया गया था, विद द गवर्नमेंट टेकिंग द सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टार्टिंग न्यू फर्म्स। अब इसमें क्या हो रहा था, जो गवर्नमेंट है उसने अपनी पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज को फर्स्ट रोल दिया था, ताकि वो जो इंडस्ट्रियल का बेस है, इंडियन इंडस्ट्रियल का बेस है, उसको आगे जाके लेके जा सके। और जो प्राइवेट सेक्टर उसको सेकेंडरी रोल दिया गया था, मतलब इन दोनों को मिला लिया गया था। और थर्ड कैटेगरी में कौन सी आती थी, जो बच गई सारी, मतलब प्राइवेट सेक्टर के हाथ में जो भी इंडस्ट्री आई वो थर्ड कैटेगरी में आती थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। Although there was a category of industries left to the private sector, the sector was kept under state control through a system of licensing. Obviously जो थर्ड कैटेगरी थी उसमें कुछ इंडस्ट्रीज को प्राइवेट सेक्टर को दे दिया गया था, पर उस जो प्राइवेट सेक्टर है उसको उन इंडस्ट्री के ऊपर पूरा कंट्रोल नहीं था। No new industry was allowed unless a license was obtained from the government. अब कोई भी नई इंडस्ट्री जो भी प्राइवेट सेक्टर एस्टेब्लिश करना चाहता है वो एस्टेब्लिश नहीं कर सकता जब तक वो लाइसेंस ना ले ले गवर्नमेंट से। दिस पॉलिसी वाज यूज्ड फॉर प्रमोटिंग इंडस्ट्री इन बैकवर्ड रीजन। अब ये पॉलिसी क्यों लगाई गई थी, लाइसेंस पॉलिसी, ताकि जो प्राइवेट सेक्टर है वो अपनी इंडस्ट्री कहाँ पे सेटअप करे, बैकवर्ड रीजन में। मतलब अगर आपको बैकवर्ड रीजन में अगर आपको कोई इंडस्ट्री एस्टेब्लिश करनी है तो आपको लाइसेंस इजीली मिल जाएगा, बल्कि अगर आपको कोई अच्छी वाली जगह पे अगर एस्टेब्लिश करनी है अपनी इंडस्ट्री तो वहाँ पे आपको अच्छी तरह से नहीं मिलेगा। It was easier to obtain a license if the industrial unit were established in economic backward area. यहाँ पे कहा गया, जो मैंने अभी आपको बताया, कि ये इजी था कि आपको लाइसेंस मिल जाए उन एरियाज में जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड हैं। In addition, such unit were given certain concessions such as tax benefit and electricity at a lower tariff. अब जो इंडस्ट्रीज बैकवर्ड रीजन में एस्टेब्लिश हो रही थी, अब उनको बहुत ज्यादा कंसेशन भी मिल रहा था, बहुत ज्यादा छूट भी मिल रही थी। किस में? टैक्स बेनिफिट मिल रहा था उनको, जो इलेक्ट्रिसिटी है उसका बिल कम भरना पड़ रहा था, एक्सेट्रा। द पर्पज ऑफ दिस पॉलिसी वाज टू प्रमोट रीजनल इक्वालिटी। अब लाइसेंस पॉलिसी का मेन मोटिव क्या था कि वो प्रमोट करे रीजनल इक्वालिटी को। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इवन an existing industry has to obtain a license for expanding output or for diversifying production. अब यहाँ पे क्या हो रहा था, अगर कोई भी एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री अगर उसको अपनी आउटपुट है उसको एक्सपेंड करना है या फिर अपने प्रोडक्ट को डाइवर्सिफाई करना है, बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स में डील करना है, तो उसके लिए भी उसे लाइसेंस लेना पड़ता था गवर्नमेंट से। This was meant to ensure that the quality of good produce was not more than what the economy required. अब इसमें इसका मेन मोटिव क्या था कि जो भी आप गुड की क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, अब वो इकोनॉमी में जो भी ज्यादा रिक्वायर्ड है उससे ज्यादा ना हो, वरना आपका जो गुड है वो नहीं बिकेगा। License to expand production was given only if the government was convinced that the economy require a large quantity of product. अब इसमें लाइसेंस तभी मिलता था जब गवर्नमेंट ये रियलाइज कर लेती थी कि जो इकोनॉमी है उसको और ज्यादा क्वांटिटी में गुड चाहिए, इसलिए तभी आपको लाइसेंस मिलता था। तो इस वाली वीडियो में इतना ही रखते हैं। आज हमने इंडियन पॉलिसी रिजोल्यूशन एक्ट किया, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको चैनल अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट वाली वीडियो में हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।